वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास शो में हम चर्चा करने वाले हैं कोविड-19 और उससे जुड़े हुए सभी सिम्टम्स और सभी उपाय और साथ ही साथ जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए आज के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्मिता मल्होत्रा है, सीनियर कंसल्टेंट है पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल में। डॉक्टर स्मिता, बहुत बहुत स्वागत है TV9 डिजिटल पर आपका, और बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा में शामिल होने के लिए। हाय डॉक्टर स्मिता, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ऑलरेडी फर्स्ट वेव गुजर चुकी, सेकंड वेव जो कि बहुत ही सीवियर सेकंड वेव थी कोविड-19, और बहुत सारे लोग इससे काफी ज्यादा अफेक्ट हुए। अब चिंता बढ़ती जा रही है थर्ड वेव के बारे में। इसके बारे में थोड़ा हमें समझाइए कि कितनी सीवियर ये थर्ड वेव हो सकती है, जिसका एंटिसिपेशन है कि अगले कुछ महीनों में ही हमें हिट कर सकती है, और सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात यह है कि शायद ये बच्चों को ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है कि जो हमने अभी अभी तक वायरस का नेचर देखा है, द वे इट एक्ट्स, द वे दिस डिजीज इवॉल्व्स एंड इट हैज बिहेव्ड इन अदर कंट्रीज। तो जितनी भी कंट्रीज में हम देखें, या प्रेजेंटली जापान में फोर्थ वेव चल रही है, बाकी कंट्रीज में भी मल्टीपल वेव्स में आया है। तो कोविड का नेचर ऑफ डिजीज ही ऐसा है कि इट कम्स इन वेव्स एंड ईच वेव बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम द अदर वेव। तो हम बहुत लकी थे कि हमारा फर्स्ट वेव इतना सीवियर नहीं था। सेकेंड वेव हमने उतना अच्छे से एंटिसिपेट नहीं किया। वी हैड बिकम वेरी आई थिंक होपफुल कि वी आर बिहाइंड कोविड, क्योंकि वैक्सीन भी आ गया था। बट जिस तरह से सेकेंड वेव ने हमें एनवेलप किया और कंट्री को बहुत हद तक जो झटका लगा सेकेंड वेव से, अब थिंग्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ रही हैं। बट वी हैव, इसके हिसाब से हमें थर्ड वेव और पॉसिबली इवन फोर्थ वेव के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो वो वायरस का नेचर है कि जैसे कि वो अपना जो है सर्वाइवल को इंक्रीज करने के लिए अपने आप को म्यूटेट करता है। जैसे इट्स अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इन एवरी स्पीशीज कि आप अपने आप को बदलिए टू सर्वाइव। सो हम जैसे जैसे हम अपने गार्ड्स बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इट्स अ फाइट बिटवीन द वायरस एंड अस। इट इज ह्यूमैनिटी अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस। तो वो एब्सोल्युटली। म्यूटेशंस जैसे आएंगी वैसे ही नेचर ऑफ डिजीज चेंज होगा, और उसका जो है अगला वेव का सर्च आएगा। तो कभी हमारा हाथ ऊपर होगा, कभी वायरस का ऊपर होगा। तो अब सेकेंड वेव को जिस तरह से हम कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे थैंकफुली दिल्ली में केसेस कम हो रहे हैं और बॉम्बे में अच्छा कंट्रोल है, इसी तरह से वी होप कि विलेजेस में भी कंट्रोल आ जाए जहाँ पे अभी बहुत केसेस हैं। तो जी। वैक्सीनेशन का रोल आउट जैसे जैसे बढ़ेगा, रीच बढ़ेगा, वैसे वैसे टाइम फ्रेम आएगा जब हम इस पे थोड़ा सा कंट्रोल पा लेंगे। तो द वायरस इज लाइकली टू म्यूटेट। वो अपने आप को, अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से चेंज करेगा कि वो हमारे डिफेंसेस को एस्केप कर सके, श्योर। हमारे जो उसके अगेंस्ट जहाँ पे हम एक्ट नहीं कर पाएंगे वो उसको एस्केप कर सके। तो जहां तक रही बच्चों की बात कि वो बच्चों में ज्यादा सीवियर होगा या नहीं, दैट इज प्योर स्पेकुलेशन। इट इज, आई वुड से कि आई वुड नॉट कॉल इट फियर मॉन्गरिंग। इट इज बीइंग प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। ये सोचना कि हो सकता है नेक्स्ट वेव बच्चों में ज्यादा सीवियर आए, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसके लिए हमें एक पैनिक क्रिएट करना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए। एवरी लाइफ इज वेरी प्रेशियस। फर्स्ट वेव में हमने देखा कि एल्डरली जो थे उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट था। इस वेव में जो है यंगर एज ग्रुप पे भी सीवियर इम्पैक्ट हुआ। वी सॉ सो मेनी यंग पीपल गोइंग अवे, इवन चिल्ड्रन वी हैव सीन। बहुत सीवियर कंडीशन में कई बच्चे आए हैं, जो थैंकफुली अभी तक बच्चों में इतना हाई रेट नहीं है, लेकिन कई केसेस सीवियर इलनेस के भी आए हैं। और मिडिल एज और यंग अडल्ट जो हैं वो काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। इसी जी। चीज़ को एक्सट्रापोलेट करके एक शंका कह लीजिए, एक डर कह लीजिए, कि हम जो है ये सोच रहे हैं कि थर्ड वेव बच्चों को ज़्यादा एनवेलप कर सकती है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें जो है प्रिपेयर ज़रूर रहना है। चाहे बच्चों को वो ज़्यादा अफेक्ट करे, चाहे मिडिल एज को करे, चाहे ओल्ड एज को करे, हमारे को सारे एस्पेक्ट्स पे प्रिपेयर रहना चाहिए। बट हमारे अंदर ये पैनिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी रियली डोंट नो। हो सकता है कि नेचर ऐसा ना हो कि बच्चे ज़्यादा अफेक्ट हो। बाय नेचर बच्चों में जो है अभी तक जो हमने वायरस का पैटर्न देखा है काम इफेक्ट करने का, बच्चे इन्फेक्ट बहुत होते हैं, लेकिन डिजीज जो मैनिफेस्ट होता है वो कम में होता है, और सीवियर डिजीज और भी कम में होता है। ओके। तो लेट अस जस्ट, ओके। इट इज जस्ट लाइक बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बट होपिंग फॉर द बेस्ट। Absolutely. And you pointed out, right, that we need to be prepared and not get into the panic mode. So help us understand कि सरकार को, या हॉस्पिटल्स को किस तरीके की अब तैयारी करनी चाहिए थर्ड वेव के लिए, और साथ ही साथ सिम्टम्स इसके और क्या सिवियर हो सकते हैं उसे भी पहचानने के लिए।
देखो तैयारी तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से और पूरे वर्ल्ड ही अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, क्योंकि ये वायरस तो नया है। तो हमें भी जी। इसकी जो है एक वायरस के जैसे आया है वैसे ही हमने भी उसे डिस्कवर किया है, और मेडिकल साइंस ने ग्रेजुअली इवॉल्व करके ही समझा है कि कैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते। इनिशियली जो है यूएस वगैरह में इनिशियली जब सिक बच्चे आए थे तो इट वाज नॉट इवन रिलेटेड कि ये कोविड की वजह से हैं। जो एक कुछ सेंटर्स ने रिपोर्ट किया कि कावासाकी डिजीज जो एक रिलेटिवली रेयर कंडीशन है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बहुत बच्चों में रिपोर्ट हुई, और फिर ये कोरिलेशन निकला जी। कि अरे ये पोस्ट कोविड फेज में ऐसा सिम्टम आता है जिसको जो हम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो कोविड का कहते हैं, MIS-C। तो वो जो है सिम्टम्स वो सबसे सीवियर स्पेक्ट्रम है, सबसे सीवियर फेज है। बट थैंकफुली वो बहुत कम बच्चों में होता है। सीवियर डिजीज 5% से कम बच्चों में ही होता है। ज़्यादा डिजीज जो है वो माइल्ड इलनेस की तरह, एसिम्प्टोमेटिक इलनेस की तरह 80% 85% अभी भी माइल्ड इलनेस के साथ ही रिकवर हो जाएंगे। बाकी ओके। जो हमें प्रिपेयरनेस रखनी है बच्चों में, वैसे भी रेस्पिरेटरी इलनेसेस बहुत कॉमन होती हैं चेंजिंग सीजन में। वैसे ही जब हम थर्ड सीजन एंटिसिपेट कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर, दैट इज द टाइम जब जी। हमारा सर्दी भी शुरू होती है। उस समय बच्चों को वैसे भी कफ, कोल्ड, फ्लू, निमोनिया ये चीजें ज्यादा होती है व्हेन रेस्पिरेटरी पेशेंट स्टार्ट कमिंग इन द व्हेन दिस सीजन चेंजेस। सो कोविड में भी हाई फीवर के साथ, कई बार फीवर नहीं भी होता, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स प्रिडोमिनेंट होते हैं। अगर हमारे किसी बच्चे को कॉफ कोल्ड है, ज़्यादा है, तो नॉर्मली हम वायरल इलनेसेस में अभी तक ट्रेडिशनल थिंकिंग ये रही है कि फर्स्ट फ्यू डेज ज़्यादा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचर ऑफ वायरस इलनेसेस जो नॉर्मली हम रूटीन वायरसेस जैसे राइनो है या और वायरसेस हैं जो यंग एज में बच्चों को अफेक्ट करते हैं, वो दे आर सेल्फ लिमिटिंग इलनेसेस। बट हमारा जो अप्रोच कोविड के साथ चेंज होगा वो यही है कि हमें अर्लीस्ट सिम्टम्स को भी पिकअप करना है, और हमें ये जी। टेस्टिंग जल्दी करनी है ये देखने के लिए कि ये कोविड ना हो, और कोविड हो तो हम आइसोलेट ओके। करें और मॉनिटर करें जैसे हम अडल्ट में करते हैं कि हमारा जो है सैचुरेशन कैसा है, हमारे वाइटल्स कैसे हैं, रेस्पिरेटरी रेट कैसा है। बच्चों में सांस वैसे भी अडल्ट से थोड़ी सी तेज चलती है, रेस्पिरेटरी रेट बच्चों में ज़्यादा होता है। वो एज वाइज ओके। क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से हम ये देख सकें कि बच्चा घर पे जब हम बच्चे को देखते हैं कि वो उनकी ब्रीदिंग फास्ट तो नहीं हो रही, उनकी ब्रीदिंग ज्यादा तो फोर्सफुल बच्चों तो के नहीं लिए हो रही। क्या अगर बच्चे वाइटल की जैसे जरूरी होंगे नाक है वो देखने के लिए? फूलने लगती है। पेरेंट्स को ही क्योंकि मॉनिटर करने की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर, तो बच्चों के लिए जो वाइटल्स हैं वो किस पैरामीटर पे होने चाहिए और कैसे वो चेक करें? पैरामीटर्स जो सीवियर जब होगा तब तो बच्चा ब्लूइश होने लगेगा। अगर बच्चा, कई बार बच्चे बता नहीं पाते हैं एयर हंगर है या हाइपोक्सिया है, बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सो दे विल बिकम मोर इरिटेबल। जैसे खासकर अगर छोटे बच्चे हैं, 2 साल 3 साल से कम के बच्चे हैं, दे विल प्रेजेंट मोर विद इरिटेबिलिटी, कि वो बहुत चिड़चिड़े हो गए, या बच्चा इट विल जस्ट, पेरेंट्स को लगेगा बच्चा थोड़ा ऑफ है, इट्स नॉट बिहेविंग इन इज रूटीन वे, सो दे विल बिकम लेस राइट। प्लेफुल, दे विल बिकम इरिटेबल। अगर बच्चा ड्राउजी होने लगता है या स्लीप पैटर्न ऑल्टर होने लगता है, बच्चा जो नॉर्मली बहुत खेलता कूदता रहता है वो दिन में सोने ज्यादा लग रहा है, या बच्चे का आपको लगता है कि जो नाक है या वो फूल रही है, या वो मुंह ज्यादा खोल के सांस ले रहा है, या उसकी जो आप देखते हैं कि उसकी पसलियां चलने लगी हैं, और उसका चेस्ट का मूवमेंट बढ़ रहा है, या ब्रीदिंग में आवाज आने लगी है जिसे हम ग्रंटिंग कहते हैं, वो बहुत, जब भी वो सांस लेता है उसमें एक वॉइस आवाज सी आने लगती है, वो ये बिल्कुल। सारे साइंस हैं कि बच्चे की ब्रीदिंग लेबर्ड हो रही है। और हमें एक्चुअली उस स्टेज तक वेट नहीं करना है, वो स्टेज आनी ही नहीं चाहिए। हमारे पास पल्स ऑक्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जो घर में आजकल सब लोगों ने अपने घर में रखे हुए हैं, तो उसको देख सकें और उसको भी अच्छे से फिट करके ताकि उसका वेव फॉर्म ठीक से आए, उससे हम देख सकते हैं। बच्चे कई बार जो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ नहीं आते, बच्चे कई बार वॉमिटिंग्स के साथ आते हैं, कई बार पेट दर्द बताएगा बच्चा ओके। सिर्फ। ऐसे भी पेशेंट्स हैं बच्चों में जो सिर्फ जीआई सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, बच्चों को लूज मोशंस हो गए, वॉमिटिंग्स हो गए। अब वी ऑल नो कि एटलीस्ट फर्स्ट 5 ईयर्स में बच्चों को वायरल रेस्पिरेटरी और जीआई इन्फेक्शंस कॉमन है। बच्चों को साल में 1-2 बार डायरिया होना इट्स वेरी एक्सेप्टेबल एंड कॉमन थिंग। सो अब हमारा गार्ड हमें ऊपर करना है कि अगर बच्चे को थोड़ा सा हमें लगता है कि ही हैज़ अ टमी फ्लू और हिज अ टमी इज नॉट गुड, ही इज नॉट ईटिंग, तो माइल्ड सिम्टम्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना है। वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट श्योर। फॉर दैट। Sure, या absolutely. I'll ask you one more question, and that is related to children with respect to vaccination. So far in our country, we have not been able to या give, vaccinations to children. Right now, it is under trial, say perhaps from 12 years onwards. But even for children below 12 years, there is no या case study right now at all. So how are you approaching all of this? What are the things that we should consider? सी
आइडियल थिंग तो ये है, वी आर नॉट लिविंग इन एन आइडियल वर्ल्ड। आइडियली क्या होना चाहिए, जब एक डिजीज है जो ऐसे बिहेव करता है, उससे every individual in every country of the world should be vaccinated. Now we know that the advanced, more developed countries have had a better and a bigger vaccination pace. Fortunately वो countries जो हैं उनके हमसे बहुत छोटी हैं, उनकी population हमसे बहुत कम है, तो हमारे जी। पास constraints एक बहुत vast population के हैं, और उस constraints में हमें ये देखना है कि हमें प्रायोरिटाइज किसको करना है। तो जो जिस तरह से हमारी कंट्री में किया गया कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को या फ्रंट लाइन वर्कर्स को किया गया, सो दैट इज राइट। सिमिलरली जो हमने फर्स्ट फेज में देखा या बाकी कंट्रीज की बाकी फेजेस में भी देखा कि डिजीज जो है श्योर। वो एल्डरली को या जिनमें कोमोबिडिटीज हैं, जो डायबिटिक्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको ज्यादा अफेक्ट करता है, तो उन लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया। अब जो ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चे भी वैक्सीनेट हों, क्योंकि बच्चों में वैसे तो इलनेस 80-85% में माइल्ड इलनेस है, बट जो सीवियर, द पॉइंट इज एवरी लाइफ इज प्रेशियस। We यस। have children, like almost 5% children will come with very severe disease. So there are patients like we have had children who have, even children who require to be put on ECMO, and there have been reports of children who have been lost to COVID. So going seeing all these children suffer so much, they also need to be protected. अब इसमें भी एक्चुअली क्या है कि जैसे अडल्ट में कोहॉर्ट्स हैं कि ये वाले पेशेंट्स ज़्यादा रिस्क पे हैं। जैसे जब 45 प्लस का वैक्सीनेशन खुला था तो डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव्स और ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, इनको प्रायोरिटाइज किया गया था। इसी तरह से पीडियाट्रिक ग्रुप में भी आई थिंक जो बच्चे ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स हैं, जैसे जिन बच्चों का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है या जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो बच्चे क्रोनिक मेडिकेशंस में हैं, जो जिनको जैसे कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, या जो पेशेंट्स को कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, रिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस चलती हैं, इम्यूनोमोडुलेटर सप्रेसिव ड्रग्स चलती हैं, जिससे बच्चे की अपनी इम्यूनिटी कम हो जाती है। आइडियली ये वो कोहॉर्ट है जिसको वैक्सीनेशन पहले मिलना चाहिए, बट अभी हमारे ओके। पास हम उस स्टेज पे पहुंचे नहीं हैं कि हम अभी बच्चों को वैक्सीनेट कर सकें। हम उसी स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, तो अगर हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है कि रूटीन पॉपुलेशन में आप सबको दीजिए, या आप जो बच्चे क्रोनिक इलनेसेस से अफेक्टेड हैं उनको पहले देना चाहिए। वो चीज़ें भी अभी पॉलिसी मेकर्स को बैठ के सोचनी पड़ेंगी, और हेल्थ केयर लॉबी के साथ, या मे बी जो श्योर। इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स की है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके ये गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है कि बच्चों को वैक्सीनेट कैसे करना है और किस स्ट्रैटेजी के साथ करना है, क्योंकि अभी एवरीथिंग इज जस्ट इन द एयर, देयर इज नो पॉलिसी एज ऑफ नाउ। अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन हमें किस स्टेज पे देना है और कब खोलना है। एब्सोल्युटली। ना डॉक्टर, न्यूबॉर्न बेबीज में भी क्या कोविड के केसेस आपके सामने आए हैं, या फिर अब जो ये बात चल रही है ब्लैक फंगस की या म्यूकोरमाइकोसिस की, क्या इस तरीके के भी केसेस न्यूबॉर्न बेबीज में आ रहे हैं, और ये कितना बड़ा चैलेंज है अगर है तो? देखो, न्यूबॉर्न बेबीज में कोविड आया है, जो है फॉर्चुनेटली ज़्यादातर बच्चों में जो है सीवियर इलनेस नहीं हुई है, और वो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक फेज के साथ निकले हैं, लेकिन डेफिनेटली न्यूबॉर्न्स भी अफेक्ट होते हैं। और एंड वो भी, उनको भी MIS-C वाला जो सीवियर फॉर्म है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम वाला, वो वाला भी रिपोर्ट हुआ है, और उसका मैनेजमेंट भी उनको फिर कई बच्चों को वेंटिलेटर पे डालना, कई बच्चों को एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स, स्टेरॉइड्स वगैरह की जरूरत पड़ी है, बट दैट नंबर इज डेफिनेटली वेरी लेस। As far as Mucor is एब्सोल्युटली। concerned, see, I work in a transplant unit. My area of specialization is liver transplant. तो हम जो भी हॉस्पिटल में जो सिक पेशेंट्स होते हैं, जो अमीनो सप्रेसिव मेडिकेशंस पे होते हैं या पोस्ट ऑप पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम म्यूकोर पहले भी देखते थे, बट जैसे हमारे जो एक दो पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनको ट्रांसप्लांट के बाद, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद म्यूकोर हुआ, they did not survive. Mucor is a very, very devastating infection, and it is not common. It is a very, very rare thing, and it is very surprising कि कोविड में ये इतना ज़्यादा ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक की तरह सामने आया है। अब इसमें बहुत सारे लोग इस चीज़ को ब्लेम कर रहे हैं कि रैम्पेंट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, बट दैट इज आई थिंक ओनली वन फ्रैक्शन। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, सम ऑफ देम वी मे बी एबल टू आइडेंटिफाई, और कुछ हो सकता है हमें अभी भी ना पता हो कि क्या प्रिडिस्पोज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि देर आर स्पेशलाइज्ड एरियाज इन मेडिसिन जहाँ पे स्टेरॉइड्स महीनों हफ्तों तक चलते हैं। उन पेशेंट्स में भी हमने कभी म्यूकोर हार्डली एवर देखा है।
सो म्यूकोर ऐसा डिजीज है जो इतने स्पेशलाइज्ड एरियाज में भी आप अपने लाइफ टाइम में 1, 2, 4 देखते हो। और अब जिस तरह से म्यूकोर इतना ज्यादा हो रहा है, तो इसमें जैसे मैंने कहा कि डिजीज के साथ ही हम भी सीख रहे हैं, तो हमें भी अभी ये डिस्कवर करना है कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से म्यूकोर इतना ज्यादा हो रहा है। हमने फॉर्चुनेटली बच्चों में इतना नहीं देखा है, पर अडल्ट में भी जितना हो रहा है उसमें भी बहुत स्टडी करने की जरूरत है। इट इज स्टिल अ वेरी वेरी ग्रे एरिया, जिसकी नहीं पता कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से म्यूकोर इतना ज्यादा आ रहा है सामने। Absolutely. Well, on this note, I'll have to thank you, Doctor, but thank you very much for sharing all the insights that you have on COVID-19, complications regarding it, and how do we protect our children from getting Nice affected. talking to you, connecting to you. Thank you for giving me this Thank you opportunity so to share much. It's platform been with a pleasure TV9. speaking with you. I'm sure they will. Thank you so much, Doctor. It's been a pleasure speaking with you. And with that, we wrap up this edition of TV9 Digital. But we'll keep bringing you all the important information regarding COVID-19 and how should you be prepared to overcome this kind of a disease. And together we will be able to do that. Thank you very much for tuning in.